कहते हैं ना, जिंदगी का असली इम्तिहान तभी शुरू होता है जब इंसान सबसे अकेला होता है। उस दिन लखनऊ स्टेशन पर चहल पहल अपने चरम पर थी। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, कोई प्लेटफॉर्म की भीड़ में खोया हुआ था। उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो भीड़ में भी अकेला दिख रहा था। वो चेहरा था साक्षी का। साक्षी उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 25 साल की, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा बोझ था जो उम्र से कहीं भारी था। उसकी आंखों में उदासी, चेहरे पर गहरी थकान और हाथों में कसकर पकड़ा हुआ ट्रेन का टिकट, जैसे उसके पास और कुछ बचा ही नहीं हो। वो विधवा थी। पति की मौत को अब भी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और उसी मौत ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ खामोशी थी। इसलिए साक्षी ने तय किया कि वो दिल्ली जाएगी। शायद नए शहर में नए लोगों के बीच वो अपनी टूटी हुई जिंदगी से लड़ पाए। प्लेटफॉर्म पर वो बेंच पर बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। टिकट हाथ में था, मगर मंजिल धुंधली। उसी वक्त स्टेशन पर एक और शख्स दाखिल हुआ, फौजी करण वर्मा। चेहरे पर चमक, आंखों में जोश और कंधे पर बैग। करण छुट्टियों में घर लौट रहा था। 28 साल का जवान जिसने अपनी जिंदगी देश की सेवा में झोंक दी थी। पर उस दिन उसकी मुस्कान और भी गहरी थी, क्योंकि वो बिना बताए अपने माँ पिता और छोटी बहन को सरप्राइज देने जा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भीड़ के बीच उसकी नजर साक्षी पर पड़ी, एक औरत जो उम्र में बहुत जवान थी, पर चेहरा इतना टूटा हुआ कि जैसे कई जन्मों का दुख समेटे बैठी हो। करण ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठा, मैं तो घर की खुशी लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये लड़की इतनी उदास क्यों है? इतनी कम उम्र में चेहरा इतना बुझा क्यों है? स्टेशन पर अनाउंसमेंट गूंजा, दिल्ली जाने वाली ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। साक्षी धीरे से उठी, अपने आंचल से आंखें पोंछी और ट्रेन की तरफ बढ़ी। करण के कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। ट्रेन आई और शोरगुल के बीच यात्री अपनी अपनी सीट ढूंढने लगे। साक्षी खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा अब भी बाहर भागते चेहरों और धुंधली होती भीड़ को निहार रहा था। करण भी उसी डिब्बे में चढ़ा। किस्मत शायद यही चाहती थी। वो सामने वाली सीट पर बैठा और अनायास उसकी नजर फिर से साक्षी पर टिक गई। कुछ देर तक चुपी रही। डिब्बे में बाकी लोग अपने अपने में व्यस्त थे। कोई मोबाइल में गाना सुन रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, लेकिन करण की नजरें सिर्फ एक जगह थी, साक्षी पर। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, आखिर ये लड़की इतनी अकेली क्यों दिख रही है? आखिरकार करण ने हिम्मत की और धीरे से बोला, माफ कीजिएगा, अगर बुरा न माने तो कुछ पूछ सकता हूँ? साक्षी ने उसकी ओर देखा। आंखें सुर्ख थीं, जैसे रो रो कर सूज गई हों। वो धीमी आवाज में बोली, पूछिए। करण हल्की मुस्कान के साथ बोला, स्टेशन पर देखा था आपको, और अब यहाँ भी। आप जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही उदास भी लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? साक्षी के चेहरे पर अचानक सख्ती आ गई। वो चिढ़कर बोली, आपको इससे क्या मतलब? आप अपनी राह देखिए, मैं अपनी देख लूंगी। डिब्बे में एक पल को खामोशी छा गई। करण थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, सही कह रही हैं आप, मैं अजनबी हूँ, लेकिन मैं एक फौजी भी हूँ। आज कई महीनों बाद घर जा रहा हूँ, माँ पिता और छोटी बहन को बिना बताए मिलने। बहुत खुश था, पर आपको देखा तो लगा कि जैसे आपकी आंखों में कोई ऐसा दर्द है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सका। साक्षी ने उसकी ओर देखा। चेहरे की कठोरता थोड़ी पिघली। वो बोली, आप फौजी हैं? करण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, करण वर्मा, इंडियन आर्मी। साक्षी की आवाज बदल गई। वो बोली, तो फिर माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। मैं फौजियों की बहुत इज्जत करती हूँ। करण हंस पड़ा, अरे माफी की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी कहा माथे पर तिरंगा टांगा है, बस एक सामान्य इंसान की तरह ही पूछ लिया था। डिब्बे में थोड़ी देर की चुप्पी टूटी और अब दोनों मुसाफिरों के बीच संवाद की शुरुआत हो चुकी थी। साक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, आपने पूछा था ना क्यों उदास हूँ? तो सुनिए, मेरी शादी को बस 3 साल ही हुए थे। पति की तबीयत अचानक बिगड़ी और 6 महीने पहले उनका देहांत हो गया। उस दिन से जिंदगी जैसे रुक सी गई। मैं सबके बीच भी अकेली हूँ। रिश्तेदारों की नजरें मुझे जैसे इल्जाम देती हैं। माँ पिता से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही और यही सोचकर दिल्ली जा रही हूँ। शायद वहाँ अकेली होकर भी किसी तरह जी सकूं। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी लगता है किसी चलती ट्रेन से कूद जाऊं, लेकिन मरने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। करण कुछ पल चुप रहा, फिर उठकर उसके पास आया और बगल में बैठ गया। उसने धीरे से उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और बोला, साक्षी, तुम टूटी नहीं हो, बस थक गई हो। कभी कभी ऊपर वाला हमें कड़ी परीक्षा में डालता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। यकीन मानो, जिसने तुम्हें बचाया है उसने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर भी रखा होगा। साक्षी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बोली, अजनबी होकर भी आप इतनी हिम्मत कैसे दे रहे हैं? आपकी आंखों में भी कुछ कहानी छुपी है ना? करण खिड़की से बाहर भागती पटरियों को देखते हुए बोला, हाँ, मेरी भी कहानी है, लेकिन वो मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी तुम्हारी मुस्कान लौट आई, यही काफी है। उस रात का सफर लंबा था, लेकिन उसी सफर ने 2 अनजान लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता बुनना शुरू कर दिया था जिसे वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। डिब्बे की खिड़की से बाहर भागती रात, तारों से भरा आसमान और डिब्बे की हल्की रोशनी मानो 2 टूटे दिलों को धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। साक्षी पहली बार कई महीनों बाद खुलकर किसी से बात कर रही थी। करण पहली
बार इतने दिनों बाद घर की यादों से ज्यादा किसी और के दर्द को बांट रहा था। और यही था इस कहानी का पहला मोड़, जहां दो अधूरे मुसाफिर जिंदगी की पटरियों पर एक दूसरे के साथ सफर शुरू कर चुके थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए साक्षी को अचानक एहसास हुआ कि वक्त इतनी तेजी से बीत रहा है। वो शहर जहां उसने पिछले 5 साल बिताए थे अब पीछे छूट चुका था, और सामने बैठा ये अजनबी फौजी करण वर्मा जैसे उसके सफर को नया अर्थ दे रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद करण ने धीरे से पूछा, आप बहुत उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है? साक्षी ने एक हल्की मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि सब ठीक नहीं है। उसने कहा, ठीक, शायद हाँ या फिर नहीं, पता नहीं। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है कि समझ ही नहीं आता कि किसे ठीक कहें और किसे नहीं। करण ने सिर हिलाया। सही कहा आपने, हम जैसे लोगों के लिए तो ठीक शब्द का मतलब भी बदल जाता है। जंग के मैदान में लौटकर आने के बाद भी लोग पूछते हैं, सब ठीक तो है, और हम सिर्फ मुस्कुराकर कह देते हैं, हाँ सब ठीक है। लेकिन असल में ठीक और सही बहुत अलग बातें होती हैं। साक्षी ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। वो आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ईमानदारी थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप आर्मी में हैं? करण ने हल्की सी हंसी में जवाब दिया, जी। फौजियों की शक्ल पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं होता। साक्षी भी अनायास मुस्कुरा दी। कितने महीनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। सफर की बातें धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। ट्रेन के डिब्बे में शोरगुल था, लेकिन उन दोनों के बीच एक ऐसी चुप्पी भी थी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ रही थी। करण ने अपने बारे में बताते हुए कहा, नाम है करण वर्मा, उम्र 28 साल, जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बॉर्डर पर बीता है। दोस्त कहते हैं कि मेरे अंदर एक पागलपन है, पर मैं कहता हूँ कि ये पागलपन ही तो हमें जिंदा रखता है। साक्षी ध्यान से सुनती रही। उसने धीरे से कहा, पता है जब मैं छोटी थी ना तो फौजी बनने का सपना देखती थी, लेकिन फिर घर वालों ने कहा ये लड़कियों का काम नहीं, और मैं चुप हो गई। पर आज आपसे मिलकर लग रहा है कि शायद मेरे अंदर भी थोड़ा सा फौजी छिपा हुआ है। करण ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप भी हमारी साथी हैं, क्योंकि असली फौज सिर्फ हथियार से नहीं लड़ती, दिल से लड़ती है। और आपके अंदर वो हिम्मत साफ दिखाई दे रही है। दर्द की परतें खुली। बातों बातों में साक्षी का दिल हल्का होने लगा। उसने कभी किसी अजनबी से अपने जख्म साझा नहीं किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों करण को देखकर उसे लगा कि ये इंसान समझ पाएगा। उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी लगता है जिंदगी सिर्फ हमसे मजाक करती है। जिनसे उम्मीद होती है वही छोड़ जाते हैं, और जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं करते वही हमारे अपने निकलते हैं। करण ने गहरी सांस ली। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा भी कोई अपना नहीं है। माँ पापा दोनों का देहांत हो चुका है, भाई बहन थे नहीं, तो फौज ही मेरा घर बन गई, और शायद अब आप जैसे मुसाफिर ही मेरे रिश्तेदार हैं। साक्षी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर हम दोनों का दर्द कुछ एक जैसा है। मेरे भी घर वाले अब मेरे साथ नहीं हैं, कभी थे पर अब नहीं, और शायद इसीलिए आज मैं इस ट्रेन में अकेली हूँ। करण ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हाथ पकड़ने के बजाय धीरे से सिर्फ इतना कहा, आप अकेली नहीं हैं, कम से कम इस सफर में तो नहीं। पहली बार सुकून ट्रेन की लंबी रात दोनों ने यूं ही बातें करते हुए गुजारी। कभी खिड़की से बाहर झांकते, कभी एक दूसरे को सुनते, और कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते। साक्षी को हैरानी हो रही थी कि वो इतना सब एक अजनबी से क्यों कह रही है, पर उसके दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं सुकून मिल रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए नया दिन शुरू हो गया, और नया दिन मतलब नई उम्मीद। अब आप मुस्कुराइए, क्योंकि यही तो असली हिम्मत है। साक्षी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कोशिश नहीं थी, वो सच्ची मुस्कान थी। वो मुस्कान जो शायद करण ने पहली बार उसमें लौटा दी थी। मंजिल का एहसास। ट्रेन धीरे धीरे एक बड़े स्टेशन पर रुकी। घोषणा हुई, लखनऊ जंक्शन आ चुका है। साक्षी के पांव जैसे ठिठक गए। वो उतरना चाहती थी, लेकिन दिल कह रहा था, क्या सच में अब सफर यहीं खत्म हो जाए? करण ने बैग उठाते हुए कहा, मेरा भी यहीं उतरना है। आप कहाँ जा रही हैं? साक्षी ने धीरे से जवाब दिया, लखनऊ ही, पर मंजिल अभी तय नहीं है। कभी कभी मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। करण ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये सफर अभी जारी रहेगा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें अजनबियों से मिलाती है, ताकि हम अपना दर्द आधा कर सकें। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे। भीड़ बहुत थी, लेकिन उस भीड़ में दोनों को जैसे एक दूसरे का सहारा मिल गया था। कहानी का दूसरा मोड़। साक्षी ने पहली बार गहरी सांस लेकर महसूस किया कि वो अब अकेली नहीं है। करण ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, बल्कि किसी की मुस्कान तक भी पहुंचती है। और शायद यही था कहानी का दूसरा मोड़, जहां दो अधूरे मुसाफिर अब सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रह गए थे, उनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। प्लेटफॉर्म पर उतरे दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। साक्षी अभी भी अनिश्चित नजरों से चारों ओर देख रही थी। लखनऊ की भीड़ उसके लिए नई थी, और अकेलेपन का बोझ अचानक और भारी लगने लगा। करण ने उसकी झिझक पढ़ ली। उसने नरम आवाज में कहा, साक्षी, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ चलिए। शहर नया है आपके लिए, और अकेले होटल या कहीं ठहरना मुश्किल होगा। मेरे घर पर आइए, पापा भी आपको देखकर खुश होंगे। साक्षी ने पहले तो हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा, पर फिर उसे एहसास हुआ कि सचमुच इस वक्त उसके पास कोई और सहारा नहीं है। उसने हल्के से सिर झुका दिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। ऑटो में बैठकर दोनों उसके घर की ओर चल पड़े। सड़कें भीड़ भाड़ से भरी थीं,
लेकिन उस सफर में साक्षी को पहली बार सुरक्षित महसूस हुआ। उसके भीतर जैसे कोई बोझ हल्का होने लगा। घर पहुंचकर करण ने दरवाजा खोला। अंदर उसके पिता बैठे अखबार पढ़ रहे थे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा ये साक्षी हैं। ट्रेन में मुलाकात हुई थी। अभी शहर नई है इनके लिए, तो मैंने सोचा कुछ दिन हमारे साथ रहें। पिता ने अखबार मोड़कर साक्षी की ओर देखा और स्नेह से मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, मेहमान कभी अजनबी नहीं होता। बेटी ये घर आपका ही है। साक्षी की आंखों में हल्की नमी भर आई। कितने दिनों बाद किसी ने उसे इस तरह अपनापन दिया था। उसे लगा जैसे वाकई उसके लिए कोई दरवाजा खुल गया है। यही से शुरू हुआ करण और साक्षी का साथ, जहां अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी उन्हें एक दूसरे के करीब लाने लगी। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। अगले कुछ दिनों में उनका रिश्ता एक अजीब सी सहजता में ढलने लगा। सुबह की चाय हो या शाम की सैर, अब साक्षी के दिन का कोई हिस्सा ऐसा न होता जिसमें करण की मौजूदगी न हो। करण जो अब तक सिर्फ आदेशों और ड्यूटी की भाषा समझता था, अब साक्षी से बातें करते वक्त किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता। साक्षी कभी उसके बचपन की शरारतों के बारे में पूछती तो कभी बॉर्डर पर बीते दिनों की कहानियां सुनती। तुम्हें पता है करण, साक्षी ने एक शाम हंसते हुए कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि फौजी सिर्फ कठोर और सख्त होते हैं, पर तुम तो बिल्कुल अलग हो। करण मुस्कुराया। कठोर होना जरूरी है, लेकिन इंसानियत और कोमलता खो देना कमजोरी है। शायद इसी वजह से मैं अलग हूँ। उस जवाब में साक्षी ने वो गहराई महसूस की जो किताबों या कहानियों में नहीं मिल सकती थी। साक्षी का डर और करण का विश्वास। लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद अभी नई थी और हर नया रिश्ता अपने साथ डर लेकर आता है। एक रात जब दोनों बरामदे में बैठे थे, हल्की बारिश हो रही थी। साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, करण अगर एक दिन फिर से तुम्हें बॉर्डर पर जाना पड़ा तो? करण कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसके कांपते हाथों को थाम कर कहा, तो मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा फर्ज है, लेकिन लौट कर आने की वजह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। तुम? साक्षी की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि उसका दिल अब उसी आदमी से जुड़ चुका है जिसकी राहें हर वक्त मौत से होकर गुजरती हैं। लेकिन शायद प्यार वही होता है जब डर के बावजूद कोई रिश्ता निभाने का हौसला दिल में पलता है। समाज की सरगोशियां। रिश्ता जितना गहरा होता गया उतनी ही चर्चाएं चारों तरफ होने लगी। कॉलोनी की औरतें, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी तरह तरह की बातें करने लगे। फौजी है, पता नहीं कब लौटे, कब चले जाएं। इतनी लंबी ड्यूटी में कौन निभा पाएगा रिश्ता? इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे घर में रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती? साक्षी कई बार इन बातों से टूट जाती। वो करण से कहती, कभी कभी लगता है हम इस रिश्ते को जी पाएंगे भी या नहीं। लोग सही कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। करण ने हमेशा मुस्कुराकर यही कहा, जिंदगी का भरोसा किसी की भी नहीं होता साक्षी। फर्क बस इतना है कि मैं मौत से रोज आंख मिलाता हूँ और लोग उससे आंखें चुराते रहते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब तक सांस है तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके शब्दों ने साक्षी के भीतर एक अजीब सा साहस भर दिया। परिवार का इम्तिहान। रिश्ते की असली परीक्षा तब आई जब करण ने अपने परिवार को साक्षी के बारे में बताया। करण के पिता जो खुद सेना से रिटायर्ड थे बहुत खुश हुए, पर साक्षी के घर पर स्थिति अलग थी। साक्षी के पिता एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने साफ कह दिया, मुझे फौजियों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी का जीवन असुरक्षा में नहीं डाल सका। तुम्हारा कल किस मोर्चे पर होगा कौन जाने। बेटी का भविष्य स्थिर होना चाहिए, रोमांचक नहीं। साक्षी ने पहली बार अपने पिता के सामने ठान कर कहा, पापा स्थिरता पैसे से नहीं इंसानियत से आती है, और करण जैसा सच्चा इंसान अगर मेरे साथ है तो यही मेरा भविष्य है। वो रात साक्षी ने आंसुओं में गुजारी, लेकिन करण ने फोन पर उसे समझाया, हमारा रिश्ता अगर सच्चा है तो हर इम्तिहान पार करेगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। करण की तैनाती और साक्षी की तन्हाई समय बीता। एक दिन अचानक करण को बॉर्डर पर तैनाती का आदेश मिला। उसने साक्षी को बुलाया। दोनों रेलवे स्टेशन पर मिले। करण वर्दी में था, साक्षी सफेद सलवार कुर्ते में। दोनों के बीच चुप्पी थी। साक्षी ने कांपते स्वर में कहा, फिर वही दूरी, फिर वही डर। करण ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, दूरी सिर्फ जिस्म की होती है साक्षी, दिल की नहीं। मैं लौट कर आऊंगा, ये वादा है। ट्रेन की सीटी बजी। साक्षी की आंखें छलक गईं। करण डिब्बे में चढ़ गया और धीरे धीरे ट्रेन दूर होती चली गई। इंतजार की घड़ियां, साक्षी की दुनिया बस करण की चिट्ठियों और कभी कभार आने वाले फोन कॉल्स तक सीमित हो गई। हर गुजरता दिन उसके लिए लंबा था, लेकिन हर शब्द जो करण भेजता उसके दिल में नया हौसला भर देता। कभी पत्र में करण लिखता, आज सीमा पर बर्फबारी हो रही है, इतनी ठंड है कि सांस भी जम जाए, लेकिन तुम्हें सोचकर गर्माहट मिलती है। कभी कॉल पर हंसकर कहता, साक्षी जब लौटूंगा तो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह कॉफी पिलाने जरूर ले जाऊंगा। इन छोटी छोटी बातों में ही साक्षी को जिंदगी की पूरी उम्मीद दिखी। मोड़ की आहट। लेकिन एक शाम टीवी पर खबर चली, सीमा पर भीषण गोलीबारी, कई जवान शहीद। साक्षी के हाथ से कप छूटकर गिर गया। उसकी सांस अटक गई। उसने बार बार करण का नंबर मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। पूरी रात वो जागती रही। हर खबर उसके दिल को और डुबो देती। आखिरकार अगले दिन सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। साक्षी का दिल थम गया। उसके सामने करण के साथी फौजी खड़े थे। दरवाजे पर खड़े फौजी साथियों को देखते ही साक्षी की सांसें अटक गईं। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उनके चेहरों पर अजीब सा बोझिलपन था, जैसे वो खुद भी किसी भारी संदेश को लेकर आए हों। साक्षी के हाथ
हाथ कांप गए। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और धीमे स्वर में पूछा, करण कहाँ है? कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर उनमें से एक साथी बोला, बहन जी, करण वर्मा देश की सेवा करते हुए घायल हो गए हैं। साक्षी का दिल धड़कने भूल गया, आंसू उसकी आंखों में छलक आए। लेकिन साथी ने तुरंत कहा, घबराइए मत, उनकी हालत गंभीर थी, मगर सेना ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वो जिंदा है, मगर अभी हालत नाजुक है। ये सुनते ही साक्षी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, भगवान मेरे करण को बचा लेना। अस्पताल का सफर साक्षी के कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचते हुए अस्पताल की ओर बढ़ने लगे। हर सेकंड, हर सांस उसे बस यही कह रही थी, मेरे करण को कुछ नहीं होना चाहिए। अस्पताल के वार्ड में पहुंचकर उसने करण को देखा। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और मशीनों की बीप लगातार गूंज रही थी। साक्षी की आंखों से आंसू बरस पड़े। वो बिस्तर के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए फूट पड़ी, करण उठो ना, देखो मैं आई हूँ। तुमने वादा किया था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, फिर ये कैसा इम्तिहान है? करण की पलकों में हल्की सी हलचल हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोला, साक्षी तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन साक्षी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तुम कुछ नहीं बोलोगे, बस आराम करोगे। तुम्हारा वादा अब तक अधूरा है, हमारी जिंदगी की शुरुआत बाकी है, प्रेम की कसौटी। डॉक्टर ने साक्षी को अलग ले जाकर कहा, मरीज की हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, अगले 48 घंटे सबसे अहम है, आपका हौसला ही इन्हें जिंदा रख सकता है। ये सुनकर साक्षी ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो मैं करण को टूटने नहीं दूंगी। वो दिन रात उसके पास बैठी रही। मशीनों की बीप और दवाओं की गंध के बीच उसका प्यार ही करण के लिए सबसे बड़ी दवा बन गया। हर बार जब करण की आंखें थकान से बंद होने लगती, साक्षी उसके कानों में फुसफुसाती, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी साक्षी यही है, तुम्हारे साथ है। सुबह की उम्मीद 2 दिन बाद सुबह की धूप कमरे में आई। करण की सांसें अब पहले से स्थिर थीं। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, चमत्कार हुआ है, मरीज की हालत अब सुधर रही है। ये आपके धैर्य और आपके विश्वास की ताकत है। साक्षी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए, धन्यवाद मेरे करण को बचाने के लिए। करण ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, साक्षी मैं सोच रहा था कि अगर मैं बचा नहीं तो शायद तुम्हारी जिंदगी अंधेरी हो जाती, लेकिन आज समझ आया कि तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी की असली ताकत है। साक्षी मुस्कुराई, करण प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं निभाया जाता, असली कसौटी तो यही वक्त है। और मैंने तो उस दिन ही तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था जब तुमने देश के लिए जान देने का वादा किया था। सुखद अंत कुछ हफ्तों बाद करण पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी वापसी पर पूरे मोहल्ले ने जश्न मनाया। फौजी होने का गर्व तो था ही, लेकिन साक्षी के अटूट प्रेम ने सबको रुला दिया। करण ने सबके सामने साक्षी का हाथ थाम कर कहा, आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अपने देश के भरोसे और इस लड़की के प्यार की वजह से। साक्षी मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हारे हर आंसू से पहले मैं खड़ा रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। साक्षी की आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में अब दर्द नहीं, खुशी थी। अंतिम संदेश। इस कहानी ने एक सच फिर से साबित कर दिया, सच्चा प्यार वही है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहे। साक्षी ने दुनिया को दिखा दिया कि एक फौजी की पत्नी बनना सिर्फ उसके वीरता पर गर्व करना नहीं है, बल्कि उसके हर दर्द, हर संघर्ष में उसका साथ निभाना है। और करण वो अब सिर्फ एक सैनिक नहीं रहा, बल्कि उस प्यार की मिसाल बन गया जो मौत की दहलीज से भी लौट आया, सिर्फ अपनी साक्षी के विश्वास पर। जय हिंद।